नमस्कार। आज हम भारत में पर्यावरण से जुड़े न्याय की एक बहुत ही ताकतवर संस्था को समझने जा रहे हैं। नाम है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि एनजीटी। चलिए शुरुआत एक बहुत ही जरूरी सवाल से करते हैं। सवाल यह है कि भारत में जो लोग प्रदूषण फैलाते हैं उन्हें आखिर जवाबदेह कौन ठहराता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सीधा असर 1 अरब से ज्यादा लोगों की सेहत और हमारे देश के कुदरती खजानों पर पड़ता है। देखिए, काफी लंबे समय तक हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हमारी जो लीगल सिस्टम थी वो पहले से ही केसों के बोझ तले दबी हुई थी। ऊपर से पर्यावरण से जुड़े मामले टेक्निकल रूप से काफी पेचीदा होते हैं और इन पर तुरंत फैसले की जरूरत होती है। तो हमारी कानूनी व्यवस्था इन सब चीजों से जूझ रही थी। तो सवाल उठता है कि भारत ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया। इसका जवाब समझने के लिए आज हम जानेंगे कि एनजीटी आखिर है क्या, इसे चलाता कौन है, इसके पास क्या खास शक्तियां हैं, असल दुनिया में इसका क्या असर हुआ है और ये इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और इसे डिटेल में समझते हैं। तो हुआ ये कि साल 2010 में भारत सरकार ने इन्हीं सब मुश्किलों से सीधे सीधे निपटने के लिए एक खास बॉडी, एक संस्था बनाई। अब देखिए, एनजीटी कोई आम अदालत नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका मतलब ये हुआ कि इसे हमारी संसद ने एक कानून पास करके बनाया है और इसे बनाने के पीछे एक बहुत ही खास मकसद था। इसके 3 बड़े मकसद हैं। पहला, पर्यावरण से जुड़े मामलों पर तेजी से न्याय देना। दूसरा, ये पक्का करना कि पर्यावरण बचाने वाले कानूनों का सही से पालन हो। और तीसरा, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट पर जो पर्यावरण के मामलों का बोझ है उसे कम करना, ताकि वो दूसरे जरूरी मामलों पर ध्यान दे सकें। अच्छा, अब जो बात एनजीटी को सबसे खास बनाती है ना, वो है इसका स्ट्रक्चर, इसकी बनावट, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। ये एक तरह की हाइब्रिड बॉडी है, मतलब इसमें 2 तरह के लोग हैं। इसके हेड एक चेयरपर्सन होते हैं, उनके साथ कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 20 जुडिशियल मेंबर्स होते हैं जो अदालतों से आते हैं। और साथ ही इतने ही एक्सपर्ट मेंबर्स भी होते हैं जो साइंटिस्ट और पर्यावरण के जानकार होते हैं। तो इसे एक ऐसी अदालत समझ सकते हैं जहां जज के साथ साथ साइंटिस्ट भी बैठकर फैसला सुनाते हैं। तो ठीक है, ये संस्था तो काफी पावरफुल लग रही है, पर सवाल यह है कि ये असल में कर क्या सकते हैं। चलिए अब इसके अधिकार क्षेत्र यानी जुरिस्डिक्शन को समझते हैं कि इसका दायरा कहां तक है। एनजीटी का अधिकार क्षेत्र काफी बड़ा है। इसके दायरे में पर्यावरण से जुड़े 7 बड़े कानून आते हैं। इनमें पानी और हवा के प्रदूषण से लेकर जंगलों को बचाने और बायोडायवर्सिटी तक सब कुछ शामिल है। लेकिन हाँ, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं और ये जानना बहुत जरूरी है। 2 बड़े कानून ऐसे हैं जिनके तहत एनजीटी मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता। एक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और दूसरा है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, और इसी वजह से कई बार इसकी आलोचना भी होती है। और यही बात एनजीटी को बहुत ज्यादा ताकतवर बना देती है। देखिए, ये आम अदालतों की तरह सिविल प्रोसीजर कोड के सख्त नियमों से बंधी नहीं है। ये प्राकृतिक न्याय यानी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से काम करती है। और तो और ये किसी खबर या चिट्ठी के आधार पर खुद भी किसी मामले पर संज्ञान ले सकती है, जिसे सुओ मोटो कहते हैं। मतलब इसे किसी की याचिका का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हुई थ्योरी की बात, पर असल में एनजीटी की ये ताकत दिखती कैसी है। चलिए अब एनजीटी के कुछ सबसे असरदार फैसलों पर एक नजर डालते हैं। जैसे दिल्ली में हवा के प्रदूषण से लड़ने के लिए एनजीटी ने ही 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों को चलाने पर रोक लगा दी थी। इतना ही नहीं, इसने हमारे प्राकृतिक जगहों को बचाने के लिए भी बहुत कड़े कदम उठाए हैं। चाहे वो अवैध रेत खनन हो, नदियों के किनारे कब्जा हो या फिर जंगलों में गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन, एनजीटी ने इन सब पर भारी जुर्माना लगाया है और इन्हें रोकने के आदेश दिए हैं। और ये जुर्माना छोटा मोटा नहीं होता। एनजीटी के आदेश ना मानने पर किसी भी प्रदूषण फैलाने वाले पर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, और तो और 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। तो इन सब बातों से जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है कि आखिर भारत के कानूनी सिस्टम में एनजीटी का कुल मिलाकर योगदान क्या है, ये क्यों इतना जरूरी है। देखिए, एनजीटी एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया है। इसके जरिए न्याय तेजी से मिलता है, ये कम खर्चीला है और यहाँ पहुँचना भी आसान है। कोई भी नागरिक वकील के बिना ईमेल से भी केस फाइल कर सकता है। और क्योंकि इसमें एक्सपर्ट्स होते हैं तो फैसले सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि वैज्ञानिक आधार पर भी होते हैं। इन सब वजहों से एक आम नागरिक के लिए पर्यावरण से जुड़े अधिकार अब ज्यादा मायने रखने लगे हैं। और इसके असर को सबने माना है, यहाँ तक कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी एनजीटी की तारीफ की है।
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एनजीटी हमारे संवैधानिक राइट टू लाइफ यानी जीवन के अधिकार को बनाए रखने में एक बहुत जरूरी भूमिका निभा रहा है, क्योंकि एक साफ सुथरे पर्यावरण का अधिकार भी इसी में शामिल है। तो आखिर में ये हमें एक ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज जिस तरह से पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज की चुनौतियां बढ़ रही हैं, ऐसे में भारत के भविष्य को बचाने के लिए ये ज़रूरी संस्था एनजीटी आने वाले समय में खुद को कैसे बदलेगी और इसकी भूमिका क्या होगी? तो दोस्तों, हमने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी से जुड़े सभी महत्वपूर्ण आयामों, उसके गठन सदस्यों की योग्यता, क्षेत्राधिकार वाले 7 कानूनों और उसके प्रमुख युगांतरकारी लैंडमार्क फैसलों को कवर किया। हमें उम्मीद है कि अगर आपको ये गहन विश्लेषण पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, और मौर्य एडोहब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण वीडियो में।